चलिए शुरू करते हैं। बनारस की पावन धरती, जहां गंगा मां का जल सदियों से पाप धोता आ रहा है। सुबह का वक्त था, सूरज की पहली किरणें 80 घाट पर पड़ रही थीं। हवा में अगरबत्ती और फूलों की महक थी और हर तरफ बस एक ही धुन गूंज रही थी, हर हर महादेव। इसी भीड़ में बनारस रेलवे स्टेशन से बाहर निकला एक शख्स, जिसकी चाल में थकान थी लेकिन आंखों में एक अनोखी चमक। नाम था मेजर विक्रम सिंह। विक्रम के शरीर पर सेना की वर्दी नहीं थी, थी। वो साधारण कुर्ता पायजामा में था, लेकिन उसका मजबूत कद, चौड़ी कंधे और चेहरे की तेजी बता रही थी कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके कंधे पर एक पुराना थैला लटका था। वो 10 साल बाद अपनी मिट्टी पर लौटा था। 10 साल सुनने में छोटा लगता है, लेकिन विक्रम के लिए ये 10 युगों के बराबर थे। 10 साल पहले लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर दुश्मन की घात में विक्रम गुमशुदा हो गया था। सेना ने उसे शहीद घोषित कर दिया था। फाइलें बंद, स्मृति चिन्ह दे दिए गए, लेकिन पाकिस्तानी जेल की अंधेरी कोठरी में विक्रम ने सिर्फ एक उम्मीद पर सांस ली थी। साहती, मुझे लौटना है अपनी राधा के पास, अपनी मां के पास, बनारस के घाटों पर शिव के दर्शन करने। टैक्सी में बैठते ही विक्रम ने ड्राइवर से कहा, भैया पहले दशाश्वमेध घाट ले चलो, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर। 10 साल बाद आया हूं, पहले महादेव के दर्शन करूंगा, फिर घर जाकर अपनी राधा को सरप्राइज दूंगा। विक्रम की आंखों में वो पुरानी यादें तैर गईं। आखिरी छुट्टी पर जब वो आया था, राधा उसकी नई नई दुल्हन थी, लाल साड़ी में सजी, सुजी, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां। उसने विक्रम से वादा लिया था, तुम जल्दी लौटोगे ना? मैं इसी घाट पर हर शाम दिया जलाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। विक्रम मुस्कुराया, सोचा राधा को यकीन नहीं होगा कि उसका विक्रम जिंदा है। वो सोचती होगी मैं मर चुका हूं। आज जब मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा तो खुशी से झूम उठेगी। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद विक्रम गंगा घाट की ओर बढ़ा। घाट की सीढ़ियां, जहां हर रोज हजारों लोग स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। विक्रम ने माथा टेका, गंगा जल छुआ और मन ही मन बोला, हे महादेव, आपने मुझे मौत से बचा लिया। बस अब मेरे परिवार को खुश रखना, मेरी राधा जहां भी हो सुरक्षित हो। दर्शन करके जब विक्रम घाट की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो वहां तीर्थयात्रियों की भीड़ थी। एक तरफ अमीर लोग जो गंगा में फूल चढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ सीढ़ियों के किनारे कीचड़ और गंदगी में बैठे वो बदनसीब, जिनके लिए जीवन एक संघर्ष था। विक्रम का दिल हमेशा से कोमल था। उसने जेब से कुछ 100 के नोट निकाले और गरीबों को बांटने लगा। भगवान भला करे बाबा, सुखी रखे, दुआएं मिल रही थीं। विक्रम आगे बढ़ा, तभी सीढ़ियों के आखिरी छोर पर एक खंभे की आड़ में सिकुड़ी हुई एक औरत पर नजर पड़ी। वो बाकी भिखारियों से अलग थी, ना किसी से पैसे मांगे, ना कटोरा आगे किया, बस घुटनों में सिर दिए बैठी थी। उसके कपड़े फटे पुराने, धूल से सने, बाल उलझे जैसे महीनों से कंघी ना लगी हो। लेकिन सबसे अजीब, वो धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। विक्रम के कदम रुक गए। वो आवाज, एक जाना पहचाना दर्द। वो गुनगुना रही थी, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। ये धुन, ये वही थी जो राधा शादी के बाद अक्सर गुनगुनाती थी, घाट पर दिया जलाते हुए। लेकिन ये तो कोई पागल भिखारिन लग रही है। विक्रम ने खुद को तसल्ली दी, नहीं, ये मेरा वहम है, मेरी राधा तो घर पर होगी, रानी बनकर। फिर भी दिल कुछ कह रहा था। विक्रम धीरे से उसके पास गया, जेब से 500 का नोट निकाला और उसके सामने रखे टूटे कटोरे में डाल दिया। औरत ने कोई हलचल नहीं की, नोट हवा में उड़ने लगा। विक्रम बोला, बहन जी, ये पैसे रख लो, कुछ खा पी लेना। उस आवाज को सुनकर औरत के शरीर में कंपी दौड़ी। उसने धीरे से सिर उठाया। घाट की लाइटें उसके चेहरे पर पड़ी। धूल से सना चेहरा व सूखे गाल, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, होंठ सूखे, लेकिन उन आंखों का रंग काला और दाहिनी आंख के पास एक छोटा सा अपतिल। विक्रम का थैला हाथ से छूट गया। पैरों तले जमीन खिसक गई, सांसें रुक गईं। दुनिया का शोर, घंटियां, सब सन्नाटा हो गया। वो चेहरा चाहे कितना भी बदल गया हो, गरीबी ने उसे कंकाल बना दिया हो, लेकिन एक पति अपनी पत्नी को कभी गलत नहीं पहचानता। राधा, विक्रम के गले से एक मरी हुई सी आवाज निकली। औरत ने नाम सुना। उसकी सूखी आंखों में हलचल हुई। उसने फटी नजरों से उस मजबूत शख्स को देखा।
10 साल का वक्त, चेहरे पर दाढ़ी, जख्मों के निशान, शायद पहचान नहीं पा रही थी। विक्रम घुटनों के बल कीचड़ में बैठ गया। आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से उसके कंधे पकड़े और बोला, राधा देख मुझे, मैं हूं तेरा विक्रम, तेरा फौजी लौट आया है। राधा ने विक्रम सुनते ही एक चीख मारी। वो डर गई, पीछे सरकने लगी। नहीं, नहीं मारो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो साहब। वो गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़कर कांप रही थी, जैसे कोई बुरी तरह पीटने वाला हो। विक्रम का दिल फट गया। ये उसकी राधा थी, जो कभी तेज बोलने से डरती थी, आज उसे देखकर डर रही है। विक्रम ने उसे सीने से लगा लिया। कौन मारेगा तुझे? कौन है जिसने तेरी ये हालत की? मैं हूं राधा। आंधा राधा तेरा विक्रम। तूने कहा था ना दिया जलाकर इंतजार करेगी, मैं आ गया हूं। विक्रम के आंसू राधा के गालों पर गिरे। उस स्पर्श से राधा की यादें जागी। उसने कांपती उंगलियां उठाई, विक्रम के गाल छुए, आंखों में देखा। विक्रम, धीमी टूटी आवाज। हां मेरी जान, मैं विक्रम हूं, तुम तो कहती थी मैं मर गया। राधा बुदबुदाई और दहाड़ मारकर रोने लगी। उसने विक्रम की कमीज पकड़ ली, जैसे डूबता इंसान तिनके को। आसपास भीड़ जमा हो गई, लोग हैरान। एक तगड़ा आदमी एक भिखारिन को गले लगाकर रो रहा है। विक्रम ने राधा का चेहरा हाथों में लिया। राधा, आमास में आई हूं, बता मां कहां है? बाबूजी, हमारा घर, हमारी गली, और तेरी ये हालत किसने की? तू यहां घाट पर भीख क्यों मांग रही है? सब पाई राधा की आंखों में खौफ उतर आया, शरीर कांपने लगा। उसने हिचकियों में कहा, बाबूजी, उन्हें मार दिया, मां को वृद्धाश्रम में फेंक दिया, और मुझे विक्रम की आंखों में खून उतर आया। कौन, किसने किया ये सब? नाम बता। राधा ने घाट के पास लगे एक बड़े होर्डिंग की तरफ इशारा किया, जहां एक रसूखदार आदमी की तस्वीर थी, और बेहोश हो गई। विक्रम ने राधा को गोद में उठाया, बाहें सख्त हो गईं। उसने गंगा की ओर देखा। आंखों में अब भक्ति नहीं, न्याय का गुस्सा था। आसमान की ओर देखकर बोला, हे महादेव, आज मैं अपनी शक्ति ले जा रहा हूं, लेकिन जिसने मेरे परिवार को यह हाल किया, उसकी सजा मैं दूंगा। ये एक फौजी का वचन है। विक्रम राधा को गोद में लेकर भीड़ चीरता हुआ अस्पताल की ओर भागा। लेकिन असली दर्द तो अब शुरू होने वाला था। आखिर 10 साल में क्या हुआ था? कौन था वो जिसने एक शहीद की पत्नी को भिखारिन बना दिया? मेजर विक्रम सिंह अपनी पत्नी राधा को लेकर बनारस के सरकारी अस्पताल की ओर दौड़ रहा था। उसके मजबूत हाथों में राधा का कमजोर शरीर किसी सूखी टहनी जैसा लग रहा था। डॉक्टरों ने राधा को इमरजेंसी में भर्ती किया। विक्रम बाहर गलियारे में खड़ा था। आज उसकी आत्मा कट रही थी। देश की रक्षा की और घर में अपनों ने लूट लिया। 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर विक्रम, आपकी पत्नी, डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। जी, कैसी है वो? विक्रम की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने सिर झुकाया। शारीरिक रूप से बहुत कमजोर, कुपोषण, पुराने जख्म, लगता है लंबे समय से पीटी गई है, मानसिक यातना दी गई है। होश आ गया है, लेकिन बहुत डरी हुई है। विक्रम अंदर गया। राधा बिस्तर पर लेटी थी, ड्रिप चढ़ रही थी। विक्रम को देखते ही उसने चादर कस ली। विक्रम पास बैठा, हाथ थामा। राधा, अब डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं, सब सच बता, किसने किया ये? राधा रोने लगी। कांपती आवाज में 10 साल का काला सच उगला। विक्रम, 10 साल पहले तुम्हारी शहादत की खबर आई तो हमारी दुनिया खत्म हो गई। बाबूजी को सदमा लगा, वो चल बसे। मैं और मां अकेली रह गई। गांव वाले, रिश्तेदार शुरू में आए, सांत्वना दी, लेकिन फिर राधा सिसक पड़ी। तुम्हारे सगे चाचा जी हरिशंकर ने अपना असली चेहरा दिखाया। बोले, क्योंकि तुम्हारी कोई संतान नहीं और तुम मर चुके हो तो सारी जमीन, घर, पेंशन पर उनका हक है। जाली कागज बनवाए। विक्रम की मुट्ठियां भिंज गईं। हरिशंकर, वो चाचा जिसे विक्रम ने पढ़ाया, नौकरी लगवाई। राधा आगे बोली, जब मां ने विरोध किया तो चाचा ने उन्हें रात में घर से निकालकर एक सड़क किनारे के वृद्धाश्रम में ठेल दिया और मुझे घर की दासी बना दिया। दिन रात काम, मारपीट, कहते तेरा पति मर गया, तू बोझ है। पुलिस गई तो मुझे पागल बता दिया। फिर एक रात राधा का गला रुंध गया। उसने मुझे मारने की कोशिश की।
मैं भागी बनारस आ गई। यहां अनजान शहर में भटकती रही। खाने को कुछ नहीं तो घाट पर भीख मांगती। बस उम्मीद थी महादेव सब ठीक करेंगे। और देखो, उन्होंने तुम्हें भेजा। विक्रम खामोश था, लेकिन यह खामोशी तूफान की थी। आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने राधा के माथे को चूमा। आराम कर, मैं मां को लेने जा रहा हूं, फिर घर। उस हरिशंकर से हिसाब चुकता करूंगा। विक्रम ने वृद्धाश्रम का पता लगाया। वहां की हालत देखकर दिल टूट गया। मां एक कोने में फटे चटाई पर लेटी थी। विक्रम को देखते ही मां की आंखों में चमक आई। बेटा विक्रम। मां को गले लगाकर विक्रम रो पड़ा। मां, अब और नहीं। उसने मां को अस्पताल में राधा के पास सुरक्षित किया और टैक्सी लेकर गांव की ओर निकला। रात के 11 बजे थे। विक्रम की टैक्सी उस पुराने घर के सामने रुकी जो बाबूजी ने बनवाया था। अब उस पर हरिशंकर का नाम। अंदर से हंसी ठिठोली की आवाजें। हरिशंकर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। विक्रम ने दरवाजा धक्का देकर खोला। हरिशंकर और उसके आदमियों ने विक्रम को देखा। आहिशाम अंतों का जैसे भूत देख लिया। तू तो मर गया था। हरिशंकर का गिलास गिर गया। विक्रम आगे बढ़ा। सेना ने कहा था गुमशुदा हूं, मरा नहीं, लेकिन तूने मेरे परिवार को जीते जी मार दिया। हरिशंकर ने डरते हुए अपने गुर्गों को इशारा किया। मारो इसे, ये भूत है। 5 आदमी लाठियां लेकर टूट पड़े, लेकिन वे भूल गए ये भारतीय सेना का कमांडो है। अगले 10 मिनट में घर चीखों से गूंज उठा। विक्रम ने किसी को नहीं छोड़ा। हरिशंकर को कॉलर से पकड़ा। जमीन तो मेरी है, लेकिन मां का अपमान, राधा की जिल्लत, इसका हिसाब तेरा खून देगा। विक्रम ने उसे नहीं मारा। मौत आसान होती। पुलिस को फोन किया, लेकिन यहां ट्विस्ट आया। एसपी हरिशंकर का रिश्तेदार निकला। पुलिस आई, लेकिन हरिशंकर को छोड़ दिया। यह सब झूठ है, सबूत लाओ। विक्रम स्तब्ध रह गया। अगले दिन विक्रम अदालत गया, लेकिन हरिशंकर के पैसे और पहुंच ने सब बदल दिया। जाली वसीयत असली साबित हुई। विक्रम को ही घुसपैठिया कहा गया। राधा और मां को अस्पताल से निकाल दिया गया। विक्रम ने लड़ाई लड़ी लेकिन सिस्टम जीत गया। हरिशंकर मुक्त हो गया और विक्रम को चेतावनी, फिर मत आना। राधा की हालत बिगड़ी। अस्पताल में आखिरी सांस लेते हुए बोली, विक्रम माफ करना, मैं इंतजार नहीं कर पाई। मां भी सदमे में चल बसी। विक्रम अकेला रह गया। बनारस के घाट पर बैठा गंगा को देखता, आंखों में दर्द, विश्वासघात का। दोस्तों, यह कहानी बताती है कि सरहद पर फौजी लड़ता है, लेकिन घर में विश्वासघात ज्यादा घातक होता है। मां का त्याग, पत्नी का दर्द, सब व्यर्थ हो जाता है जब सिस्टम साथ न दे। यह दुखद अंत है, लेकिन संदेश मजबूत। अपनों पर भरोसा करो, लेकिन आंखें ने खुली रखो। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम की हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल 007 KVS2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक जय हिंद।